दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ एक जोरदार जबरदस्त और धमाकेदार इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड की इलेक्ट्रिशियन ब्रांच के लिए कॉमन जो भी डिग्री डिप्लोमा और आईटीआई कर रखे हैं सभी के लिए याद रखिएगा। घर इलेक्ट्रिकल कहीं भी वर्ड आ जाए ध्यान रखिएगा। मैं आपके लिए बता देता हूँ ये इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कहीं पर भी वर्ड आ जाए तो आप समझ लेना कि आपके लिए कारगर साबित हो। मैं ऐसे लगभग आपको यहाँ पर इसी पूरी थ्योरी में पूरी टेक्निकल के अधीन आपको बता देता हूँ। टेक्निकल के अधीन जो है इसमें पूरे के पूरे न करके भी 1000 से 2000 जो है ऐसे। और यहाँ पर कितने 1000 से भी 2000 कितने आपको ध्यान रखिएगा। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपके प्रत्येक एग्जाम में पीक पॉइंट रहता है। जब 10 दिन 8 दिन 15 दिन और 20 दिन ऐसे बचते हैं तो उस टाइम के लिए रामबाण साबित होगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त और वचनबद्ध करता हूं कि आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा थ्योरी के, इस टेक्निकल के जो क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें से आपके जैसे कोई भी एग्जाम ले लो आप, जैसे यूपीपीसीएल ले लीजिएगा, लोकोपाइड ले लीजिएगा, टेक्नीशियन ले लीजिएगा, इसरो ले लीजिएगा, भेल ले लीजिएगा, सेल लीजिएगा, डीआरडीओ लीजिएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ले लीजिएगा, है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ले लीजिएगा, है ना। यहाँ पर जो भी टेक्निकल से लेकर जो है बिहार स्टेट का ले लीजिएगा, हरियाणा लाइनमैन का ले लीजिएगा, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का ले लीजिएगा, या इंजीनियर का ले लीजिएगा, जूनियर इंजीनियर का ले लीजिएगा, आरआरबी जूनियर इंजीनियर का ले लीजिएगा, या अन्य कोई भी इंजीनियर से लेकर के ले लीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक से एक लेवल के और अच्छे से अच्छे जो है इसमें पॉइंट एडजस्ट किए गए हैं, समायोजित किए गए हैं। किस तरह से जो आए हुए अब तक के क्वेश्चनों में हैं, चाहे कितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो हिंदुस्तान में आए हैं उनका सबका समावेश, साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिए हैं जो अब तक आए नहीं, आने की संभावना है या आ सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो है वन लाइनर बनाए गए हैं और उनको मैं आपको बता रहा हूँ। इतना कहता हूँ कि मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन से टेक्निकल के आते हैं तो दावे के साथ कह सकता हूं यहाँ पर जो है 70 से 80 क्वेश्चंस आपके इसमें से पुटअप होने की पूरी 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 संभावना है। अब आप पूरे चाहते हो तो उसके लिए बुक मंगा लीजिएगा। 100% तो कहीं संभव नहीं, 95% अगर वचनबद्ध चाहते हो तो इसके लिए बुक मंगा सकते हो, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो और ऑफलाइन पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ है, अब जो समय जिस हिसाब से बचा है तो आप ये जितना यूज ले सकते हो वो ले लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। आप यहाँ पर ये आपको बताता हूँ कि कितने क्वेश्चन मात्र यहाँ पर मिलेंगे, 1000 से 2000 क्वेश्चन इन्हीं 8 दिन के अंदर, 8 दिन 1 वीक के अंदर अंदर आपको मैं कितना 2000 क्वेश्चन के लगभग दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पहले बोल रहा हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दो जिससे कि यह सभी तक पहुँच सके और आपका यूपीपीसीएल का जो एग्ज़ाम है, आपका लोकोपाइड का है या टेक्नीशियन है या फिर हरियाणा लाइनमैन का है या फिर जो है टेक्निकल हेल्पर का है, जो भी एग्ज़ाम जिस भी स्टेट में आप टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के दे रहे हो उन सभी का आपका ये कवर होगा। उसमें आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। जिसमें भी इलेक्ट्रिकल का शब्द आया है तो ये बात आपको ध्यान रखना। मैंने आपको ऑलरेडी लिख दिया, इसमें 70 से 80% जो है क्वेश्चंस पूरी पूरी गारंटी के साथ कर रहा हूँ बैठेगा। इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ, ये बात आपको ध्यान रखना। इसमें बहुत ही जो है मैंने 10 से 12 सालों का जो अनुभव दिया है, ये 10-12 सालों की जो बात कर रहा हूँ ये अनुभव की बात है, तब जाकर के यहाँ ऐड किया। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको पढ़ते हैं विस्तार से, परंतु इसको आप अपने दोस्तों को 10-10 15-15 फेसबुक व्हाट्सएप सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट आपसे जुड़ सके और इसको देख सके, सबको लाभ मिल सके। करोगे छोटा काम चलेगा आगे। चलिए आज विस्तार से चलते हैं, एक एक चीज़ को आराम से पढ़ते हैं। पहला जो टिप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने चैप्टर वाइज लिया, मतलब जो चैप्टर है फर्स्ट में उसको 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 स्टेप बाय लास्ट में आप इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले विद्युत की अभिधारणा। विद्युत की क्या अभिधारणा है, क्या बेसिक कंसेप्ट है, तो यहाँ लिखा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत के जो बेसिक कंसेप्ट है उससे लेकर के कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं इसको लेकर के अपनी परिचर्चा करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखा है, आवेश में प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि आवेश में प्रवाह की दर, फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश में प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अर्थात किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की बहने की जो दर है उसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यह बात आपको क्लियर हुई, पहली लाइन।
ठीक है, डन। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। आपसे पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन कि विद्युत क्या है, पहला पूछा जाए कि विद्युत धारा क्या है, तो आपको आंसर देना है कि आवेश में प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। सो सिंपल। या फिर यूं पूछा जाए कि आवेश में प्रवाह की दर क्या कहलाती है, तो विद्युत धारा। आंसर कैसे भी पूछ ले। इसके बाद पूछा जाए कि विद्युत एक प्रकार की क्या है, तो आपसे पूछा जाता है शक्ति है, ऊर्जा है, कार्य है, या सभी है। तो आपको बताना है कि एक ऊर्जा है। क्या है? विद्युत एक ऊर्जा है, एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। तो यहाँ पर जिसका रूपांतरण किया जा सकता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी इसी को ही कहते हैं कि ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है नियत रहेगी, ऊर्जा का केवल रूपांतरण किया जा सकता है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, परंतु ऊर्जा को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। और इसी को ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अर्थात ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ यही बात है, इसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा के संरक्षण में जैसे मोटर है, मोटर ले लीजिएगा, तो मोटर किसको बदलती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। पंखा भी सेम यही कंडीशन में है ना। जनित्र और डायनामो जो है वो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत। पवन चक्की जो है, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा को जो है किसमें, यांत्रिक में पहले, और यांत्रिक के बाद फिर विद्युत में, इस तरह से है ना। जो है माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि ऊर्जा को किसमें, ध्वनि ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि लाउड स्पीकर जो होता है वो लाउड स्पीकर किसको, आपको किसमें बदलता है, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, यांत्रिक को फिर ध्वनि में ज्यादा डिटेल में आए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है अर्थात ऊर्जा का जो है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो रहा है। जैसे सोलर सेल की बात करते हैं, तो सोलर सेल क्या करता है, सीधा प्रकाश ऊर्जा को ईएमएफ में कन्वर्ट कर देता है, ईएमएफ में अर्थात विद्युत में संग्रहित कर देता है, सीधा का सीधा बैटरी सेल में। बैटरी सेल की बात करते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, विद्युत को रासायनिक में, और रासायनिक को फिर विद्युत में। इस तरह से जो है बैटरी और सेल की कंडीशन लागू होती है। ये बात आप समझ रहे हो। तो ऊर्जा का केवल रूपांतरण संभव है, एक रूप से दूसरे रूप में ही बदल सकते हैं, ऊर्जा को नष्ट और उत्पन्न नहीं कर सकते। बड़ी लेंथी क्लास है, आपको 2 घंटे तक डटे रहना पड़ेगा। रोजाना 2 घंटे की कम से कम क्लास आपको मिलेगी एवरीडे। यूट्यूब पे भी मिलेगी, हमारे जो है एप्लीकेशन जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस पे भी मिलेगी, ये क्लास आप देख सकते हो, है ना। हाँ, और कमेंट का अगर आंसर चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, जुगल सर ऑनलाइन क्लास आइए, आपको सारे आंसर मिलेंगे। चलिए और बात बताओ जी। दूसरे नंबर का पॉइंट आपके सामने कि यहाँ पर विद्युत धारा की खोज का सर्वप्रथम श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूनानी वैज्ञानिक, कहाँ का था वो, यूनान का, उसका नाम क्या था, थेस। मैंने ऑलरेडी इसको हाईलाइट कर रखा है, पॉइंट बना करके आपके लिए लाया हूँ तैयार, जिससे कि पका पका पकवान आपको मिल जाए और उससे लाभ आपको एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, कर विद्युत धारा की खोज यहाँ पर की है, तो आपको सर्वप्रथम पूछा जाए तो यहाँ पर ध्यान देना है, थेल्स नामक वैज्ञानिक, जो कहाँ का था, एक यूनानी वैज्ञानिक था, जो कि 2500 ईसा पूर्व की बात है जब इसने इसकी खोज की थी। हजारों सालों तक इस पर इसका ध्यान किसी पे भी नहीं गया, इसके बाद आया था। क्योंकि इसने क्या होता है कि कोई भी दो अंबर और यहाँ बिल्ली की खाल को आपस में रगड़ा, तो इसने पाया था कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की उत्पन्न हुई थी, अर्थात तो स्थिर विद्युत की उत्पन्न। लेकिन हजारों साल तक किसी भी ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं आया कि जो हो उसकी खोज को कोई आगे बढ़ा पाया। लेकिन नहीं, इसके बाद आया ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के समकालीन जो है गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक आया। गिलबर्ट अब नामक वैज्ञानिक आया, कौन सा, गिलबर्ट। गिलबर्ट ने ही पाया था, गिलबर्ट जो नामक वैज्ञानिक आया, इसने पाया कि हाँ वास्तव में जो है कई वस्तुओं को आपस में रगड़ने से स्थिर विद्युत की उत्पत्ति होती है। जैसे त्वचा को सिल्क से रगड़ते हैं तो स्थिर चट 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 देखा होगा आपने, अपने भी जो है सिल्क के कपड़े पहनते हैं या फिर ओढ़ते हैं तो मखमली चादर, तो आपने देखा होगा उस पर चट 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 मतलब वो स्थिर विद्युत है। ऐसे कैसे कैपेसिटर में भी होता, इसमें कैपेसिटर में भी होता। तो दोस्तों मेरी बात को समझना है ना। तो ये जो है गिलबर्ट ने किया था, एलिजाबेथ के समकालीन था, अर्थात गैलीलियो गैलीली के समकालीन, जो कि दूरबीन की खोज करने वाला था, उसी के समकालीन था, जो कि एलिजाबेथ के घरेलू चिकित्सक था यही। और इसी ने एमएमएम पे भी बहुत बड़ा योगदान दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का जो है मात्रक क्या है, तो गिलबर्ट है। ये टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया था क्वेश्चन से 2018 राजस्थान में। ठीक है, और बात बताता हूँ यहाँ पर देखिएगा, तड़ित चालक। नेक्स्ट आपको बताता हूँ, बिल्कुल एक चैप्टर से संबंधित 4-5 बिंदु बताऊंगा, जिससे कि आपके एक ही चैप्टर में कम से कम 4-5 सवाल हल सोच के। ठीक है, साथ के साथ में ये पॉइंट तो आप नोट कर सकते हो, इसको पीडीएफ में भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और पढ़ सकते हो वैसे कैसे साफ साफ शब्दों में। ठीक है, हाँ ज्यादा कुछ नहीं, प्रिंट भी निकलाना चाहे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तड़ित चालक मतलब होता है लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर वो आवेश में अंतर है, आवेश में अंतर का मतलब होता है प्लस और माइनस। इस तरह से जो है आवेश में अंतर की जो खोज की है वह बेंजामिन नामक वैज्ञानिक ने की। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। मैंने ऑलरेडी आपको हाईलाइट करके दे दिया।
किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है। किसकी? यहाँ पर तड़ित चालक। तड़ित चालक का क्या कार्य है आपसे पूछा जा सकता है। आकाशीय बिजली से सुरक्षा प्रदान करने के लिए घरों के ऊपर एक तांबा का नुकीला तार लगा होता है जो सीधा भूमि से संपर्कित होता है, जो तड़ित चालक होता है। और ये तांबे का नुकीला क्यों लगाया जाता है? क्योंकि नुकीले तार पर पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है, तब आकाशीय बिजली को अपनी ओर खींच करके ये कंडक्टर होने के कारण जमीन से जुड़े होने के कारण सीधा जमीन में इसको डाल देता है। और जो है जितनी भी बिल्डिंग्स है वो सारी की सारी सुरक्षित रहती है, उसमें रहने वाले लोग सुरक्षित रह जाता है। तो आकाशीय बिजली को बोलते हैं तड़ित झंझार। तड़ित झंझार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपन जो है यहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लाइटिंग कंडक्टर भी इसको बोल सकते हैं। और आवेश में अंतर मतलब प्लस और माइनस जो है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। ये बात किस वैज्ञानिक ने कही है? आपको ध्यान रखना चाहिए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। ये बात किसने कही? आवेश का अंतर जो है, आपको यहाँ पर ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना। तो आवेश के अंतर की अगर बात करते हैं तो आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन, और आपसे पूछा जाता है तड़ित चालक की खोज करते हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, लाइटिंग अरेस्टर की तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने ही इसकी क्या की है? खोज की है। ये बात आपको यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत आपको हो रही होगी नहीं ना? ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आता है अलेक्जेंडर ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक केमिकली रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चलित विद्युत, मतलब जो है इसने तो जो खोज की थी वो की थी स्थिर विद्युत की। किसने की थी? लेकिन अगर उसने स्थिर और गतिज नहीं दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही नहीं दिया, तो भी आपको ध्यान रखना थेल्स ने तो दी थी कौन सी? स्थिर विद्युत की। उसने कहा कि विद्युत की खोज सबसे पहले किसने की? तो जनाब थेल्स को जाएगा, यूनानी वैज्ञानिक। लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपसे पूछा जाए कि किसने खोज कैसे की तो सही रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। अन्य यहाँ पर अलेक्जेंडर ओल्टा, और इसी के नाम से आप जो है विभवांतर, ईएमएफ अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस, इन सभी की यूनिट अर्थात इकाई जो है, मात्रक जो है वो ओल्ट रखा गया है। क्योंकि इन जनाब अलेक्जेंडर ओल्टा को आप भूल न जाए। बाकी तो आप अपने घर परिवार वालों को ही भूल जाते हो, नहीं है कि नहीं? सही बात है। तो ये चीज आपके लिए मायना रखती है। कर मैं आपको आगे ले जाता हूं। तो यहाँ पर अब सुनना, ये पूछा जाता कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चलित विद्युत जो है किस महान वैज्ञानिक के द्वारा का आविष्कारक है? तो यहाँ पर अलेक्जेंडर ओल्टा। ओके, वहां ओल्टा शब्द भी है, तब भी आपको आंसर क्लिक कर देना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए जाओ, बहुत शानदार क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। प्रत्येक लाइन में पूरी जीवनी, आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ मैंने सारी मेहनत आपके सामने परोस दी है, बस आपको तो पका पकवान अंदर डालना है बस, और छोटा सा काम शेयर करने का करना है। अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो मत करना भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक ही होता है। अर्थात यहाँ पर किससे? पॉजिटिव, प्लस से माइनस की ओर जो है धारा प्रवाह होती है। याद रखना, धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। ठीक है, लड़का जो है लड़की को प्रपोज करता है, इसका मतलब धारा का प्रवाह हो रहा है, क्योंकि किधर से? प्लस से माइनस की। प्रपोजल ही जो है आपका क्या है? धारा का प्रवाह है। और अगर बात करें यहाँ पर, और एवं यहाँ पर लिखा है एवं इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा के विपरीत होता है। लड़की को लगता है कि नहीं लड़का बढ़िया हैंडसम है, और उसको समझ में आ जाती है, तो वो कहाँ पहुंच जाती है? लड़की की तरफ। अर्थात जो है इलेक्ट्रॉन लड़की के भी बहने लगे, क्योंकि लड़की ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक पाया जाता है, वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अतः ये माइनस शब्द जो लगाया ऊपर मैंने, इसी की देने की वो लड़के की ओर, अर्थात ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। तो कहने का मतलब धारा प्लस से माइनस की ओर, और जो यहाँ पर देखिए धारा जो है, यहाँ पर धारा का प्रभाव प्लस से माइनस की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉनों का इसके विपरीत प्रभाव होता है, अर्थात माइनस से प्लस की ओर। ये बात आपको याद रखना, ये कई बार पूछी गई है और आपसे पूछी भी जाती है। तो दोस्तों ये चीज आपने उतार ली, तो समझ में आया कि नहीं आया? आया तो बताओ, आया तो कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं मिटा देता हूँ इसको, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया, एक एक चीज मैंने बताई है। अब आपको और आगे बात करता हूँ, तो कैसे कैसे क्या क्या चीज आएगी देखना। देखिए आगे इसमें आता है, नेक्स्ट स्टेप में मैं आगे लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेता हूँ, एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप में आगे लेता हूँ, तो आपके लिए आ जाता है। अब इसमें जो चीज मैं आपको यहाँ तक बता दिया था कि भाई अलेक्जेंडर ओल्टा विद्युत की खोज की, यहाँ तक धनात्मक और इसके विपरीत होता है, इसके आगे मैं यहाँ तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ में। अब बारी आती है किसकी? यहाँ पर देखिएगा, तो मैं आपको इसको मिटा देता हूँ, जिससे साफ साफ एक एक चीज आपको समझा सकूँ। लंबे टाइम तक 2 घंटे तक आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा प्रतिदिन, या 8 दिन तक अगर आप मेरे साथ रहे, तो मैं यकीन और विश्वास से कर रहा हूँ कि आपके 50-60 नंबर की तो छोड़िए
जिसमें मैं आपको इतना विश्वास कर सकता हूँ कि 50 नंबर तो जो है इसके जो मैं पढ़ाऊंगा उनके बाहर नहीं जाएगा। इस बात को आप गांठ मान ले और आप नोटिस कर ले, भले इन्हीं पेजों में से ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2000 क्वेश्चन दूंगा। 2000 में प्रत्येक में 5-5 क्वेश्चन और फालतू बताता जा रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कंसेप्ट कैसे, अर्थात आपके 2000 को आप गुना कीजिएगा 4-5 से, तो आपके 5 से 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। यही 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के अंदर अंदर मैं आपको यहाँ पर जो है आपके एग्जाम को किसी भी हालत से दूर नहीं जाने दूंगा। चाहे एग्जाम आपका कोई भी हो, लोकोपाइट का हो या फिर अपने यूपीपीसीएल का हो, यूपी आरबीएनएल का हो, या फिर डीएमआरसी का हो, दिल्ली मेट्रो का हो, या फिर मेट्रो का हो, या फिर आपके जो भी एग्जाम आते हैं, कर अपन टेक्निकल का कोई भी एग्जाम होना चाहिए, इंजीनियरिंग का हो, आईटीआई का हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लिखिएगा, मैं बात करता हूं यहाँ, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए रहा विद्युत धारा की गति। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है विद्युत धारा की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से किसकी गति, प्रकाश की गति, विद्युत की गति किसके बराबर होती है? तो वहाँ ऑप्शन आएगा ध्वनि, वहाँ आएगा प्रकाश, है ना, आएगा नहीं आएगा, वहाँ आएगा दोनों, वहाँ आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब बनते हैं तो आपको बताना है प्रकाश के बराबर, किसके बराबर? प्रकाश के बराबर। अर्थात आपके जो है आप प्रकाश होता है उसके बराबर प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितना गति कर लेता है प्रकाश? आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो ना कितना गति करता है। यहाँ देखिएगा तो ये होती है, या फिर यूँ बोल सकते हो 3 × 10⁸ की जगह 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होगी। इसका मतलब भी वही है। और इसको ज्यादा बड़ा करते हैं तो यहाँ यह लिखा मैंने, क्या लिखा? या इसका मतलब यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ मिली सेकंड की बात, मिलियन, सॉरी यहाँ मिली नहीं मिलियन, पूरा अगर लिखोगे तो क्या है? मिलियन सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसका मतलब कितना होता है? यहाँ पर 18,000 यहाँ पर जो है ये जो आपको आएगा इस टाइप से, यहाँ एक जो मिलियन है ना, हाँ सही है। तो ये आपके यहाँ पर जो है 18,000, यहाँ पर जो है 600 लगभग जो आपका क्या आएगा, यहाँ जो है सेकंड होगा। और इसको और विस्तार से करते हैं, किसको? अगर इसको विस्तार से करते हैं तो ये चीज़ आ रही। और यहाँ पर किलोमीटर में, किलो में करते हैं तो ये आ जाएगा। तो किलो में आपके कितना आ जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1,96,000 जो आपके किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात ये आपकी, तो यहाँ किलोमीटर और मीटर में आप समझ सकते हो। इस तरह की कंडीशन आपके विद्युत धारा की गति से लेकर होगी। तो पहला क्वेश्चन किसके समान, दूसरा क्वेश्चन कितनी 3 × 10⁸, तीसरा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर 3 × 10⁵, और पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर आपके देखिएगा, यहाँ पर 1 लाख, यहाँ पर कितना 1,86,000, और यहाँ मिलियन प्रति सेकंड, और 1,94,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर जो है आपके इस टाइप से अलग अलग स्टेप आपके 5 क्वेश्चन बने कि नहीं बने दोस्तों? बने ना, बने ना, कोई दिक्कत नहीं ना? अरे हो तो बताइए भाई, नहीं है ना? यकीन मानिए आपको दिक्कत नहीं होगी, बस पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। अगला पॉइंट देखिएगा, मैंने पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज क्लियर करा रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं। विद्युत धारा का सूत्र, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट को जो है अपन आई से इंडिकेट करते हैं, किससे? आई। आई बराबर क्या होता है? Q/T। तो Q/T, Q का मतलब होता है यहाँ चार्ज, क्या होता है? Q का मतलब क्या होता है? चार्ज, और चार्ज बटे यहाँ होता टाइम। अब आप समझते हो यहाँ चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश, क्या होता है? आवेश। और आवेश को किससे लिखते हैं? यहाँ प्रति, यहाँ समय, ठीक है, तो यहाँ सेकंड आ जाएगा, तो यहाँ समय, ठीक है। तो यहाँ यूँ बोल सकते हैं आवेश का मतलब होता है कूलाम प्रति, प्रति का मतलब बटा, और समय सेकंड आ गया तो कूलाम प्रति सेकंड, यूँ बोल सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड। और कूलाम प्रति सेकंड जब ऐसे आता है तो इसका मतलब ये होता है नीचे से अगर ऊपर कोई चीज जाती है तो ये कूलाम प्रति सेकंड माइनस का 1 हो जाएगा। और ये भी आंसर आपका यहाँ किसका? विद्युत धारा का मात्रक कहलाएगा। और विद्युत धारा का मात्रक सही कहिए तो एम्पियर होता है, क्या होता है? जिसे ए से इंगित करते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ इसमें बता दी, छोटी सी बात नहीं। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल सा तरीका यही है कि भाई विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा। तो अब आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि क्या होगा। बोलो क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। y बराबर Q/T। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला हो गया, और इस आधार पर आप एम्पियर की कर देना, कोई दिक्कत नहीं। कूलाम प्रति सेकंड भी कर देना यहाँ पर। तो ये कोई सा भी पूछा जा सकता है। कर मैं और बात करूं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू पूछ रहा है, तो ऋणात्मक होता है। पहला क्वेश्चन की कौन सा होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन, उपरोक्त में से कोई भी। ऑप्शन बन गया ना। इस तरह से क्वेश्चन जब आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं यहाँ लिख लिख करके नहीं बता रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ डायरेक्ट, जिससे समय भी बचे और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में आपके सारी चीज़ें पूछ सके।
ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम की दृष्टि से आपका पढ़ना सार्थक हो। बात समझिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ऋणात्मक 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ठीक है, कूलाम को सी से व्यक्त करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ माइनस रहेगा, ध्यान रखना, यहाँ पर भी माइनस रहेगा, ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर होना चाहिए। एक और बात है, प्रोटॉन पर ये था, इलेक्ट्रॉन को माइनस से, क्योंकि इस पर आवेश जो होता है वो माइनस होता है। इसके बाद में प्रोटॉन को पी से, पी पर आवेश का मान जो है धनात्मक होता है। क्या होता है इसमें क्या अंतर दिख रहा है? कुछ आपको दिख रहा क्या? मुझे तो केवल एक ही चीज का दिख रहा है, यहाँ धनात्मक और यहाँ ऋणात्मक। क्या आपको भी यही दिख रहा? अरे मुझे तो जो है ऋणात्मक और धनात्मक ही दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा? सही है बात। तो यहाँ पर भी कूलाम, ठीक है, तो अंतर आपको समझ गए, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का आवेश तो समान होता है, परंतु ऋणात्मक और धनात्मक ही होता है। ये बात आपको स्पष्ट होगी। चलिए नेक्स्ट, न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। क्या? यहाँ न्यूट्रल होता है ना, यहाँ पर बात करते हैं तो न्यूट्रल बिंदु होता है। तो आपसे नाम इसका क्या है? न्यूट्रॉन और न्यूट्रल। सिंपल सी बात, ऐसे कंफ्यूजन मत हुआ करो, न्यूट्रॉन और न्यूट्रल, यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है बस। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, बिंदु हो गया। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन से, बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ, यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों में और आंसर नहीं दे पाते, कभी कभी गलत कर रहे। इलेक्ट्रॉन से मतलब किससे? इलेक्ट्रॉन से, किससे? इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन व न्यूट्रॉन 1845 गुना क्या होता है? अधिक भारी होता है। अब कहीं किताबों में जो है आपको 1837 दे रखा है, कहीं में आपके 40 दे रखा है ना, तो आप इसके लिए दुबले ना हो, और आपका जो फैक्ट है वो कितना है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप समझ सकते हो मैक्सिमम 1845 गुना। अब यहाँ पर लिखा, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1845 गुना भारी होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि प्रोटॉन से या न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कितने गुना हल्का होता है, तो आपको वही आंसर देना। आंसर 1845 ही आएगा, लेकिन याद रखना भारी और हल्का दोनों की कंडीशन है ना। जैसे मैं कहूँ कि मैं आपसे 2 किलो ज़्यादा हूँ तो ज़्यादा हूँ, मैं कहूँ कि आप मेरे से 2 किलो कम हो तो हो, बात है कि। तो यहाँ पर भी वही स्टेप है, ठीक है, ऐसे कैसी बात है। चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक, देखो यहाँ क्वेश्चन है बहुत अच्छा, शानदार शानदार लाया हूँ। चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन, मतलब काटना, प्रतिछेदन, लगातार छेदन करके चल, मतलब डायनामिक विद्युत। चल विद्युत का मतलब होता है डायनामिक करंट, ठीक है। चल विद्युत का मतलब होता है डायनामिक करंट। अब आप यहाँ पर समझ सकते हो चल विद्युत का मतलब ही डायनामिक करंट है, अर्थात का उत्पादन होता है, अर्थात उत्पादन तो होता है, लेकिन इसकी खोज किसने की? सर माइकल फेराडे ने। सर माइकल फेराडे ने ही खोज की है, और चुंबक का जो नियम है वो भी इसने दिया है। माइकल फेराडे, विद्युत अपघट्य के जो नियम है वो भी सर माइकल फेराडे ने दी है। माइकल फेराडे ने ही जो है चल विद्युत जो क्या किया था, यहाँ पर ऐसा काम किया उसने कि दो यहाँ पर एक चालक लिया था और एक यहाँ पर कोई तार डाल दिया था, जनित्र चालक तार, जैसे तांबे का ले लिया, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर धारा NS कर दी थी, यहाँ पर धारा प्रवाहित हुई, ये चुंबकीय फलक को प्रतिच्छेदित किया, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रिसिटी जो आज हम रियल जीवन में जो उपभोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप और हम हमें देख पा रहे हो, हम आपको देख पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में भी इलेक्ट्रिसिटी है, ये उसी की देन है। अर्थात धारा प्रवाह जो है किसने की थी? यहाँ पर सर माइकल फेराडे। तो चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक मतलब यहाँ कंडक्टर, ठीक है, चालक द्वारा लगातार छेदन करके, लगातार रुकना नहीं, रुकते तो फिर बंद हो जाएगा, लगातार छेदन करके चल मतलब डायनामिक विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, जिससे अपन यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। विद्युत धारा, आवेश में प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, तो वही विद्युत धारा, इसे इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा भी कहते हैं। तो ये याद रखना आपको कि विद्युत धारा, तो छेदन करके किसने प्राप्त की? ये बात है, यहाँ पर छेदन करके किसने प्राप्त की? अलेक्जेंडर वोल्टा ने, सॉरी इसने माइकल फेराडे ने, और अलेक्जेंडर वोल्टा ने क्या? रासायनिक अभिक्रिया, थेल्स ने घर्षण से। तीनों का आपको स्पष्ट हुआ कि नहीं? हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। परमाणु, एटम, प्रकृति का सबसे छोटा कण है। प्रकृति का सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु। लेकिन याद रखना यही सबसे छोटा कण है। अणु तो आपके जो है छोटा है, लेकिन क्या है, यहाँ दो चीजें हैं, याद रखना। तो आपसे जब छोटा का पूछे तो जिक्र आपको क्या करेगा? परम प्लस अणु, नाम ही इसका यही है, परम प्लस अणु, अर्थात परमाणु, मतलब सबसे सूक्ष्मतम। ओके,
कंफ्यूजन मत होना आप। अब यहाँ पर थी दो या, देखना यहाँ पर दो या दो से अधिक परमाणुओं का रासायनिक संयोग से बना पदार्थ, दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। दो हो या दो से अधिक हो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ यौगिक बोलते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। दो या दो से अधिक परमाणुओं से बना, दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। इस बात को आप देखिए कैसा होता है यौगिक। H2 इसका बनता है जल। क्या बनता है? जल। अब दो या दो से अधिक, यहाँ पर बात करना दो से, तो यहाँ पर देखो टू कितना है? दो, यहाँ वो क्या है? एक। तो यहाँ H2O बना, इससे मिलकर के क्या बना? जल। अब हाइड्रोजन जो है क्या है? ऑलरेडी ज्वलनशील है, अर्थात यहाँ पर ये क्या? ईंधन है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या है? जलाने में सहायक है। तो ये एक तो जलता है, ये क्या है? जलता है। ठीक है, समझना थोड़ा सा गौर से, ये जलता है और ये बुझाता है, मतलब जलाने में सहायता करता है। और इन दोनों का जो मिश्रण है ये जल क्या है? बुझाता है। क्या बोलता है? बुझाता है। तो इसका मतलब समझो, हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, इन दोनों का मिश्रण जल जिसे कहते हैं वो बुझाता है, इसको बोलते हैं। तो आपको यहाँ यही बताना है, जिसे अपन यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक या फिर क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत हो रही होगी। हो रही क्या? नहीं ना? तो फिर और आगे बात करते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ और आगे, इसी ऊपर ले लेते हैं। लीजिएगा कहाँ तक चल पड़े अपन? यहाँ तक धात्विक हो गया, इसके बाद इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बाद देखिए एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, और इसमें मैं यहाँ जो बात बता रहा हूँ ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, जिसको आपको समझना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक एक चीज़ को क्लियर कर सकते हो। देखिएगा, अब आपको यहाँ पर मैंने पढ़ा दिया स्थिर विद्युत आयंस वाली बात, और इसमें भी अपन यहाँ पर जो है ऋणात्मक धनात्मक भी चले गए थे। और बात बताऊं तो इस तरह से सारा का सारा देखेंगे, एक बार इसको देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं बता रहा था आपको इसमें ही कि कहाँ तक पहुंचे थे अपन। यहाँ ये बताया था कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का रासायनिक संयोग से बना पदार्थ जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। इसका उदाहरण मैंने आपको जल दिया था। ठीक है, क्या दिया था? जल। D2O भारी जल होता है, उसका जो प्रयोग है वो न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए परमाणु भट्टी में किया जाता है। D2O का राउत होता है, इसका उत्पादन का रास्ता में राउत। दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को, दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में भौतिक, ध्यान रखना, भौतिक रूप से मिला देने पर बना पदार्थ मिक्स्ड मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, दो हो या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में भी ध्यान रखना, निश्चित अनुपात भी ध्यान हो में मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? यहाँ पर क्या कहलाता है? अब जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको इसमें बताना चाहूँ। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं तो हवा, वायु का एक निश्चित अनुपात है, जिसको अपन बात करते हैं तो एयर का एक निश्चित अनुपात है। तो कैसे है, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं। जैसे आप जानते हो नाइट्रोजन N2 बराबर 78% वायुमंडल में, राइट। और O2 की बात करते हैं तो O2 आपका जो है 21% जो है आपका O2 है। ठीक है, CO2 जो है आपका यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना। बाकी बची अन्य अदर गैस है, तो अन्य की अगर बात की जाए तो वो बची है 0.97%। इस तरह से ये है एक फिक्स अनुपात में मिश्रण हुआ कि नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे यहाँ मिश्रण। क्या बोलेंगे? मिश्रण। तो यही बात है, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में भौतिक रूप से मिला देने पर बना पदार्थ जो है मिश्रण कहलाता है, उसको बोलते हैं मिश्रण। चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के जो परमाणु हैं और उनसे बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व, जिसे एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। मैं आपको और बताना चाहता हूँ, परमाणुओं का सघन केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, जिसका आकार यहाँ पर एक फर्मी होता है। क्या होता है?
फर्मी, ठीक है। अब एक फर्मी की बात करते हैं तो एक फर्मी में अगर बात करते हैं किसकी, एक फर्मी या फेमटो, या फेमटो, ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना, फेमटो, फर्मी या फेमटो बराबर होता है 10⁻⁻15, ठीक है। ये वैल्यू आपकी हो जाती है। तो 10⁻⁻15, तो आपसे पूछा जाता है कितना होता है, तो 10⁻⁻15, या एक फर्मी या एक फेमटो, एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं करनी। अच्छा, तो एक और बात देखिएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये नाभिक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक कक्षा में, फिर यहाँ इसके लिए 2n² सूत्र का प्रयोग किया जाता है जनाब नील्स बोहर के अनुसार। किसके अनुसार, नील्स बोहर के अनुसार, ठीक है। ये बात है, ठीक है। तो यहाँ भी बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो अंतिम कक्षा में 32 रह लेंगे, फिर उस पर बात करेंगे अभी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने का कार्य कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन इसके अंदर होगा और न्यूट्रॉन भी इसके अंदर होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर क्या लगाएंगे, चक्कर लगाए, ठीक है। कितने होंगे इस पर भी अपन बात करते हैं आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो इसको बराबर ऐसे कैसे उतार लो तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए और बात करते हैं। तो यहाँ तक तो आपने देख ही लिया है, और इस पे ही अपने यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे आपको यहाँ क्लियर हो गया, डन। अब आपको तकलीफ नहीं है, मैं आगे और ले लूँ, लीजिए। यहाँ तक तो आपने देख ही लिया था, यहाँ चक्कर लगाते हैं। अब इसमें क्या है, नाभिक के अंतिम कक्षा में अगला पॉइंट ये रहा आपके लिए, देखिएगा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ये रहा, ठीक है। ये पेज बड़ा हो गया, अब आप आराम से इसको देख सकते हो। चलिए जी, अब आप बात करते हैं आगे की। ये जो है आप यहाँ से इसे प्ले कर लो कि किस टाइप की स्टेप आपकी यहाँ पर बैठ रही है। चलिए आइए, मैं बात बताना चाहता हूँ नाभिक की अंतिम कक्षा में जो लास्ट जो ऑर्बिट होती है, जो कक्षा होती है, में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी का मतलब होता है वैलेंसी, क्या बोलते हैं इसको, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और इसमें साफ साफ लिखा है जो कि सभी प्रकार के संयोजन, मतलब सभी प्रकार की क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो सभी प्रकार की क्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए जो भाग लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन लेते हैं। यहाँ ये बात क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं यहाँ पर नाभिक, किसकी बात करें, नाभिक। नाभिक की प्रारंभिक कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में यहाँ पर अधिकतम जो है 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रारंभिक कक्षा के लिए मैंने अभी भी बताया था कि 2n² नील्स बोहर के अनुसार जो सूत्र प्रयोग में लाया जाएगा। और इसीलिए इस आधार पर अपन प्रारंभिक में कितने होंगे, सेकेंडरी में कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे, फोर्थ में कितने होंगे, अंतिम में कितने होंगे, 32 से सारी चीजें आपको यहाँ इस सूत्र से ही प्राप्त हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि दूसरी कक्षा में कितने होंगे, तो 2n का मतलब दूसरी कक्षा, स्क्वायर कर दो तो 2 इंटू 2 4 बराबर कितना होगा टोटल, यहाँ 8। तो दूसरी कक्षा में कितना, 8। ऐसे कैसे आपसे यहाँ तीसरी पूछे तो 2, यहाँ इसकी जगह कर दो 3, इसका स्क्वायर करो, 9 दूनी कितना होता है, 18। ये चीज आपको देखना पड़ता है ना। अंतिम कक्षा में कितने आएंगे, 32, जो ऑलरेडी लिखा हुआ। तो ये बात तो आपको समझनी ही पड़ेगी ना, इसका तो कोई इलाज नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो, एक एक चीज को क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिएगा, तो ये था वैलेंसी वाला, कौन सा था, वैलेंसी। अब मैं दोस्तों यहाँ और बात कर रहा हूँ आपसे, समझिए क्या आता है। किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन, इसको माइनस, अथवा प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। देखो यहाँ पर कहा कि किसी भी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। कोई भी वर्ड आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर परमाणु में उद्दीत इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, तो परमाणु क्रमांक, ठीक है। आपसे वो प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, तो परमाणु क्रमांक। तो ये चीज आपको देखना होगा, समझना होगा। छोटी छोटी है लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये क्लास भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। माने तो धन्यवाद होगा, नहीं माने तो कोई बात नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, बात करें किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या उसका परमाणु भार द्रव्यमान संख्या कहलाती है। परमाणु भार क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, कुल न्यूट्रॉन की कुल संख्या, यहाँ ध्यान देना है, कुल संख्या परमाणु भार क्या बोलते हैं? यह द्रव्यमान संख्या, इसको एटॉमिक वेटेज भी कहते हैं। ये बात आपको खूब याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप इसमें कहोगे कौन सा मोस्ट है? जी बिल्कुल, सारे ही मोस्ट है। अब तक के आए हुए पेपरों का ही समावेश है, और आ सकते हैं ऐसे पेपरों का समावेश किया गया। कुछ अनुभव के आधार पर इसमें अधिकतर 95% आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों का समावेश है जो एग्जाम में आते हैं और आएंगे, आते रहेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको कहोगे कि नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, किसी भी नुकीले, कोई भी नुकीला चालक तार का आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक। नुकीले तार पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ रहेगा? उसके जो है तार के जो है सबसे नुकीले वाले भाग पर, ठीक है। यहाँ पर जिसमें अपन तड़ित चालक का भी यूज करते हैं, तो वो भी नुकीला भाग है। तड़ित चालक का जो है तांबे का नुकीला तार ही होता है तड़ित चालक, जिसकी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोज की, जो मैंने आगे बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो एक खोखले भाग, खोखले गोले, खोखले गोले को एक शेड कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? शेड। इसमें दिया है नाम यहाँ पर शेड। शेड ले लीजिएगा, या फिर अपनी जो है कार ले लीजिएगा। कार भी एक खोखला गोला है, पर कांच के शीशे बंद हो। क्या? कार के शीशे बंद हो। मैं आवेश का मान सभी जगह पर क्या रहेगा? समान। आवेश का मान सभी जगह पर समान अर्थात शून्य होता है। मतलब कोई कार है, तो कार के अंदर यहाँ अगर 10 है तो यहाँ पर भी 10 है, अर्थात यहाँ पर 10 में से 10 घटाए तो बराबर कितना बचा? 0। तो ये कंडीशन साथ तो सभी जगह पर क्या रहता है? इसका समान रहता है। तो मैं वही बात बता रहा हूँ कि एक खोखले गोले में, शेड में आवेश का मान सभी जगह पर समान अर्थात क्या होता है? 0 होता है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको इसको मिटा दूँ, आगे बात करता हूँ। लीजिए, आपके सामने ये लीजिए, खत्म। नेक्स्ट स्टेप अपन लेते हैं, तो इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो कैसा आएगा? यहाँ पर देख लीजिएगा, नुकीले भाग का हो गया, खोखले गोले का भी हो गया। हाँ, अब आगे यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। डन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप देखो, ये लीजिएगा, यहाँ लिखा है कि स्थिर विद्युत की उत्पत्ति घर्षण से, फ्रिक्शन से। किससे? इस फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन से, जो कि थेल्स नामक वैज्ञानिक, फ्रिक्शन से होती है, फ्रिक्शन से, जो कि थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की। सबसे पहले जो घर्षण से उत्पत्ति होती है, वो यहाँ पर जो है स्थिर विद्युत से, घर्षण से होती है। और फ्रिक्शन के कारण जो है अपने यहाँ पर उत्पत्ति से स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं इसको, स्थिर विद्युत। जो थेल्स है, इसका श्रेय जाता है उसके बाद में जो है गिलबर्ट को जाता है, ठीक है। धनात्मक आयन मतलब प्लस, समझो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। धनात्मक आयन इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। धनात्मक आयन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है भाई? कमी होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो अब त्याग करते हैं। यहाँ पर देखो, ऋणात्मक आयन मतलब माइनस, ठीक है। ये क्या थे? प्लस, और ये क्या है? माइनस। ऋणात्मक आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं, इसीलिए इनमें जो है इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? वृद्धि होती है। अब आपको हो गई यहाँ वृद्धि। जी बिल्कुल, ये समझो आपको, मेल के लिए तो अपन प्लस शब्द लेते हैं, है ना, लड़का के लिए, लड़की के लिए माइनस, फीमेल के लिए माइनस शब्द लेते हैं। एक बात बताना, आपकी नौकरी लगते है, आपकी जेब खाली कौन करवाती है? आपकी मैडम। इसका मतलब ये चीज सही है ना? समझना, ये क्या है? सही है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब ये क्या है? यहाँ मान लीजिए आप समझो बात को, तो यहाँ जो है आपकी मैडम जो है यहाँ से आपकी जेब खाली करवाती है। इसका मतलब वो जो है इलेक्ट्रॉनों को, ये जो है त्याग कर रहा, रात दिन ड्यूटी कर रहा, मेहनत कर रहा, त्याग कर रहा। तो त्याग कौन कर रहा है? यहाँ प्लस वाला, है ना। और यहाँ त्याग कर दी प्लस वाले ने इलेक्ट्रॉनों को। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने के बाद जेब अगर उसकी खाली होगी तो कमी आएगी कि नहीं आएगी? जबकि ये क्या कर रही है? फीमेल यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही है? ग्रहण कर रही है। अब जब ग्रहण करेगी, जब भरेगी, उसका बटवा भरेगा, फर्श भरेगा, तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। बस सो सिंपल। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, किसी प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट मैं और बताता हूँ। यहाँ पर वृद्धि होगी विद्युत वाहक बल, ईएमएफ बल, या फिर यहाँ पर विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, एवं
यहाँ पर बात करते हैं पोटेंशियल अर्थात विभव का मात्रक इकाई वोल्ट होता है। क्या होता है? इसको वी से लिखा जाता है। किसको? वी को। तो यहाँ पर ये क्या होता है? वोल्ट। तो वोल्ट किसका मात्रक होता है? विद्युत वाहक बल का, पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का, यहाँ पर विभव का, वोल्टेज का, इस सब सारे के सारे क्या होते हैं? वोल्ट होता है, जो कि अलेक्जेंडर वोल्टा नामक वैज्ञानिक से ही संबंधित है, उसी से ये नाम आया है। ठीक है। नेक्स्ट, धारा का प्रवाह हमेशा विभवांतर के कारण होता है। अगर विभव का अंतर नहीं रहेगा, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो फिर धारा प्रवाह होगी क्या? समान में नहीं होगी। या फिर बीच में क्या है? यहाँ तो 10 है, यहाँ 20 है, तो हो जाएगी। लेकिन यहाँ बीच में क्या है? शून्य है, मतलब तो तार कट गया है। यहाँ 20 वोल्टेज की यहाँ क्या होगा? तो इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, लेकिन बीच में तार कट गया, यहाँ नहीं अड़ पा रही। इसका मतलब धारा प्रवाह यहाँ क्या हुआ? 0। तो इसका मतलब ये है कि धारा प्रवाह जो है विभव का अंतर है, तार कटा हुआ नहीं है, कंडक्टर है, तो धारा प्रवाह होता रहेगा। मतलब धारा का प्रवाह ही विभवांतर के कारण होता है। ठीक है। पोटेंशियल बोलते हैं इसको। किसी भी चालक तार का विभव का मान समान होने पर, देखो किसी भी चालक तार में विभव अगर समान है तो, या फिर बीच में विभव का मान शून्य होने पर, बीच में विभव का मान शून्य होने पर धारा प्रवाह शून्य होगा। क्या होगा? 0। क्या होगा? 0 होगा। धारा प्रवाह क्या होगा? 0। ये बात आपको ध्यान रखनी। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में, कितने? 1 सेकंड समय में 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रवाहित हो जाते हैं तो वह विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर कहलाता है। 1 सेकंड में 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रवाहित हो जाते हैं तो 1 एम्पीयर की धारा कहलाती है। समझ में आया ना आपको? आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जी। मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया, मुझे जहाँ तक लगता है कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो फिर आगे बात करते हैं इसमें ही। तो देखो क्या आता है। ये था आपका यहाँ पर जो है 1 एम्पीयर की धारा तक। अब इसके आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आइए मेरे साथ में। 1 एम्पीयर तक की धारा तो पढ़ ली आपने, इसके आगे क्या आएगा? कहाँ गई 1 एम्पीयर की धारा? ये। ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस आपके सामने बन जाएगी। ये नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं तुम। चलो यहाँ पर 1 मिनट रुको। नेक्स्ट आप देखिए बाग। मैं अभी हाल में बताया है कि 1 सेकंड समय में यहाँ पर 6.28 इंटू 10 की पावर अगर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन अर्थात 1 एम्पीयर मान की धारा यहाँ प्रवाहित हो जाए। चलिए, दोनों बिंदु आपके लिए नोटेड है। ठीक है। वह राशि जिसका मान और दिशा समय के अनुसार नहीं बदलता हो, दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट या डीसी कहलाती है। क्या कहलाती है? डीसी। इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा इसमें क्या क्लियर हो गया आपको? जिसका उपयोग आप जानते हो कि अपन इसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। क्या होता है? इकाई। डीसी का पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है, इकाई होता है। और इसका उपयोग जो है अपन वैद्युत रंजन में है, धातु शोधन में है, बैटरी चार्जिंग में है। इसके बाद यहाँ वेल्डिंग में भी एसी और डीसी दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कई जगह डीसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। घरों में, रोड लाइटों में, उद्योगों में जो है विद्युत धारा जो है समानांतर में, यहाँ पैरेलल बोलोगे। क्या बोलोगे? पैरेलल क्रम में संयोजित होती है। किस क्रम में संयोजित होती है? पैरेलल क्रम में संयोजित होती है। ठीक है। बात आपको ध्यान रखना। जबकि सजावट के लिए, किसके लिए? सजावट के लिए जो है अगर बात करते हैं तो यहाँ सीरीज आती है। क्या आती है? सीरीज क्रम चला था। सजावट के लिए आती है तो ये सीरीज आ जाती है। ये बात आपको क्लियर हो रही है। नेक्स्ट आप देखिएगा, भारत में 50 हर्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ, भारत में जो 50 हर्ज की फ्रीक्वेंसी इसमें ±3% की छूट है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन। साथ 220 से 240 वोल्टेज। कितना? 220 से 240 वोल्टेज अर्थात 230 वोल्टेज। वो क्यों? क्योंकि ±5% की ओल्डता छूट के साथ 6 एम्पीयर की धारा। कितनी? 6 एम्पीयर की धारा यहाँ पर देखिएगा। 6 एम्पीयर की धारा एकल कला मतलब सिंगल फेज, क्या? सिंगल फेज की सप्लाई की जाती है। तो भारत में जो होती है सिंगल फेज की सप्लाई घरों में जो प्रयोग में लाई जाती है, तो वो 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के साथ में 230 स्टैंडर्ड वोल्टेज अगर बात करते हैं
प्लस माइनस को छोड़ करके, ठीक है। यहाँ 6 एम्पीयर की धारा के साथ प्रवाहित होती है, जबकि अमेरिका में, यूएसए में 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 110 वोल्टेज के साथ में प्रवाहित होती है। ये बात आपको समझ में आई क्या? आई कोई दिक्कत? तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो फिर आगे लेते हैं इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट। आइए मैं साथ में इसको मिटा देता हूँ पहले में, ये लीजिएगा। अब आप और हम आगे चलते हैं, देखिएगा इसी में ही। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया था, ये नेक्स्ट स्टेप आपकी आ गई। इसमें यहाँ तक था आपने उत्पत्ति होती है, यहाँ से लिया था आपने ईएमएफ होता है, यहाँ इसमें मान होता है, इसके बाद में यहाँ तक फ्रीक्वेंसी के, तो यहाँ आपने देख लिया था। और इलेक्ट्रॉनों में यहाँ देखिएगा इस तरह से जो है कंडीशंस अलग अलग लागू हो जाती है, जो कि अपने देखा, और एक एक चीज़ को क्लियर कर रहे हैं अपन, समझ भी रहे कि किस किस प्रकार से कैसे कैसे क्या क्या होगा, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए देखिए एक बार नज़र से। नेक्स्ट आपके लिए ये रहा, अब देखिए ध्यान से कि आगे जो स्टेप आती है इसमें ये आ जाएगी। इधर देखिए, द्रव्य में ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट, द्रव्य में उत्पन्न स्थैतिक आवेश द्रव्य के ऊपरी पृष्ठ पर रहता है। कौन से पृष्ठ पर रहता है? ऊपरी पृष्ठ पर रहता है। ये है द्रवित आवेश, धारा प्रवाह का कारण होता है। ये द्रवित जो आवेश है ये धारा के बहने का कारण होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो धारा पर यहाँ पर इसमें जो है ऊपरी पृष्ठ होता, पहला क्वेश्चन ये बन जाता। दूसरा, द्रवित आवेश जो है धारा प्रवाह का कारण होता। तो यहाँ द्रव्य में जो है धारा प्रवाह का कारण क्या रहता है? तो द्रवित आवेश क्या आता है ना। तो यहाँ पर ये बात। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर का, कम दूरी पर रखे गए दो बराबर है और विपरीत दूरी पर विपरीत बिंदु, यहाँ पर लिखा कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु पर आवेश विद्युत ध्रुव डबल पोल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा कि कम दूरी पर रखे गए दो बराबर, ठीक है, और विपरीत दूरी पर विपरीत बिंदु आवेश विद्युत द्यू मतलब डबल पोल का निर्माण करते हैं। डबल पोल का मतलब क्या होता है? ड्यूल पोल। तो यहाँ जो है पोल का निर्माण तो करेंगे, लेकिन डबल करेंगे तो एक तरफ क्या होगा एन, तो एक तरफ क्या होगा एस, एक तरफ क्या होगा तो प्लस, एक तरफ क्या होगा माइनस। इस टाइप से आप समझ सकते। डबल हो एक नहीं, दो हो एक पोल, ठीक है। यहाँ पर अब और आगे देखो, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित, ठीक है। आपको कोई लड़की अगर देखती है या आप उसको देखते हो तो क्या होता है? उसकी तरफ ऑटोमेटिक खींचे चले जाते हो ना। क्यों? क्यों? आपको पता है कि आप जो है क्या हो? प्लस, और वो क्या है? माइनस। ऐसा नहीं है, अट्रैक्शन उनके भी होता है। लड़की आपको देखती है, आप उनको देखते हो, तो यहाँ सेम कंडीशन है। तो दो यहाँ पर देखो असमान, शर्त क्या है? प्लस माइनस होना चाहिए, एन एस होना चाहिए, शर्त यही है। एन एस चुंबक के लिए, प्लस माइनस आपके लिए। तो यहाँ दो स्टेप है। तो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? और ये सब खिंचाव क्या होता है? अट्रैक्शन के कारण होता है। अट्रैक्शन करते हैं, जबकि यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ समान आवेश मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर प्लस प्लस या माइनस में, लड़की लड़की या लड़का लड़का एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं कि तू दूर जा, तू दूर जा रहा, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं, तू दूर रह तो रह, तो अकेला रह तो रह, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साथ में रहने से अकेले रहने से। तो ये क्यों? क्योंकि यही बात है, और इसी मैग्नेटिक अट्रैक्शन के सिद्धांत पर दुनिया कार्य करती है। साफ साफ शब्दों में यही बात है। खैर समझ गए ना आप शॉर्टकट में। चलिए मैं आगे और बात करता हूँ। यहाँ आवेश ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, ठीक है। आवेश ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, मतलब आवेश की वजह से ये बात साबित होती है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है। अर्थात ये कहता है कि इसे न तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता, अर्थात केवल एक रूप से, दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। तो रूपांतरण किया जा सकता है, परंतु इसको ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते। तो प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ धनायन या फिर धनावेश या फिर ऋणावेश पाया ही जाता है, परंतु रगड़ने पर यह चीज पता चल जाती है। जब स्थिर विद्युत की उत्पत्ति होती है तो एक तो प्लस वाला होता है वो त्याग कर देता है, ऋण वाला उसको ग्रहण कर लेता। इस टाइप की प्रकृति चलती रहती है, ठीक है। बढ़िया लग रहा हो तो शेयर करना ना भूले, बीच बीच में
पहली बार इतना बोल रहा हूँ आपको, क्यों? क्योंकि सभी बच्चों तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी आपकी भी है। मैं अकेला कितना भी बढ़िया मेहनत कर लूँ, अगर आप आगे नहीं पहुँचाओगे तो मुझे भी जुनून नहीं आएगा, क्योंकि ताली दोनों हाथ से ही बजती है। तब जाकर के मैं 2000 ट्यूशनों के लगभग आपको यहाँ करा पाऊँगा। और आपके इसमें अगर यूँ भी समझने की कम भी हो तब भी, क्योंकि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। और प्रत्येक लाइन को मैं एक-एक क्वेश्चन करके क्लियर कर रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन आपके सामने नहीं। हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट स्पर्श विभव कहलाता है। जब हाथ से हाथ में होगा तो कौन सा होगा, है ना? आपका किसी लड़की के साथ ऐसे हाथ से हाथ मिला दिया जाता है शादी के टाइम पर, तो जो करंट बह रही है इधर से इधर आप दोनों के बीच में, वो कौन सा है? स्पर्श करंट। हाँ भाई, स्पर्श करंट। लेकिन आपको यहाँ पर ट्रांसफार्मर में बिना स्पर्श के भी दिखता है ना? कभी क्या होता है, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है। क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण। तो वो बिना स्पर्श के भी होता है। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ लिखा, हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट स्पर्श करंट कहलाता है। जैसे आप किसी कोई आपकी करंट से टच हो गया, उसको आप हाथ से छुड़ाओगे तो आप में भी करंट आएगा, तो ये कौन सा करंट है? स्पर्श करंट, सही शब्दों में कहे तो। यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर स्थिर विद्युत की उत्पत्ति होती है। कोई भी कांच की छड़ ली और उसको यहाँ पर सिल्क के कपड़े से रगड़ेंगे तो स्थिर विद्युत की उत्पत्ति होगी, ये बात तय है। आगे देखो, यहाँ पर मैं और ऊपर ले लेता हूँ, इसको मिटा दूं पहले, डन लीजिए। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या आता है। यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट और ले लो ऊपर, तो साफ साफ दिख जाए। ठीक है, इस तरह से लीजिए। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखा साफ साफ देखिएगा, मैं लगाता हूँ। इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के बीच, इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के बीच टकराव से जब विद्युत धारा धात्विक चालक से होकर गुजरती है, धातु के चालक से होकर के गुजरती है, तो चालक का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान दो, दोबारा से पढ़ो। इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं की आपसी टकराहट के कारण जब विद्युत धारा धात्विक चालक से होकर गुजरती है तो चालक का तापमान क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तनशील रहेगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो आपको बताना बढ़ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो फिर आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी ना। धीरे धीरे करके ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आगे रहा आपके सामने, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत आवेश बल, यहाँ पर ध्यान रखना, विद्युत आवेश बल, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स का अनुभव होता है। तो जो आपको जो क्षेत्र के कारण जो होता है कि भाई यहाँ पर विद्युत है या झटका महसूस होता है या क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या विद्युत आवेश बल ही है उस, जिसके कारण आपको ये लगता है कि यार ये कुंडली है, इसके आसपास तो जो है ये फ्लक्स, तो इसी के कारण यहाँ पर आवेश बल के कारण ही क्या किसका अनुभव होता है? विद्युत का यहाँ पर अनुभव होता है। ये क्षेत्र है एक, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पर बात करें औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाने वाले थ्री फेज सप्लाई आपूर्ति 440 वोल्टेज, अर्थात प्लस माइनस वहाँ 10 था तो यहाँ वहाँ 5 था तो यहाँ 10% है। सिंगल फेज में कितना था? प्लस माइनस 5%, जबकि यहाँ कितना भाई, सिंगल फेज में तो प्लस और माइनस 5% ही था ना, जबकि यहाँ कितना? 10%, ठीक है। तो यहाँ अर्थात एवरेज जो आती है स्टैंडर्ड वो आती है 415 वोल्ट। ये 15 एम्पियर तक, इससे आगे ज़्यादा ले सकते हो, है ना। तक 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस 3% की छूट के साथ में प्रवाहित होती है, तो प्रयोग में लाई जाए। ये औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ पर भी 3 फेज मशीनों की आवश्यकता होती है, 3 फेज सप्लाई की आवश्यकता होती है, वहाँ पर यही चीज़ उपयोग में लाई जाती है। अब नेक्स्ट 11 के, ये आपके एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, आप देखोगे कि हाँ सर बिल्कुल आए, आपको अच्छा भी लग रहा होगा, आई थिंक जहाँ तक आपको ये भी लग रहा होगा कि संग्रह बहुत शानदार है, ठीक है। हाँ, इसकी कोई बुक नहीं है पर्टिकुलर जिसमें इसे ऐड किए, नहीं, बिल्कुल आपको सिर्फ ये मेहनत के द्वारा मैं यहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और ये काफ़ी दिनों का संग्रह करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मेहनत की है मैंने। 11 के सप्लाई के लिए सहिष्णुता टॉलरेंस, अर्थात यहाँ 10 से 20% की होती है प्लस माइनस छूट के साथ, कितनी होती है? जबकि आपको बताता हूँ सिंगल फेज के लिए कितनी है यहाँ पर वोल्टेज के लिए, प्लस माइनस 5, ठीक है। 3 फेज के लिए कितनी है? 3 फेज के लिए प्लस माइनस 10%, ठीक है, 3 फेज के लिए। और यही चीज़ अगर बात करता हूँ तो 11 केवी के लिए जो है यहाँ पर आपकी कितना? 10 से 20% की छूट के साथ प्रवाहित होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या पाई जाती है, बराबर होती है। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट किसी भी नाभिक का विच्छेदन करने पर अत्यंत उच्च, विच्छेद करते हैं तोड़ते हैं नाभिक को, तो अत्यंत उच्च मान की विद्युत विद्युत ऊर्जा मुक्त होती है, क्या होती है, फ्री होती है। बहुत ही उच्च मान की विद्युत ऊर्जा क्या होती है, फ्री होती है। जैसे परमाणु बम में होती है, परमाणु भट्टी में होती है। परमाणु बम, परमाणु भट्टी। एनरिक फर्मी ने परमाणु भट्टी की खोज की है और ओटो हन ने परमाणु बम की खोज की है। सबसे पहले अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समकालीन, आपको पता हो तो यहाँ परमाणु बम का क्या क्या था, आविष्कार और साथ साथ में उसका परीक्षण और साथ साथ में हमला सभी कर दिया था। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के कक्ष में परिवर्तन होने वाले, इलेक्ट्रॉन कक्ष में परिवर्तन होने या करने पर अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब आप कक्ष में परिवर्तन करना चाहते हो, यहाँ लिखा इलेक्ट्रॉनों के जो ऑर्बिट है कक्ष में परिवर्तन करने पर अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आगे देखिए, आगे लेता हूँ, एक बार इसको मिटा देता हूँ, आप उतार लेना, ये लीजिएगा। अब मैं और आगे ले देता हूँ, लीजिए। ठीक है, ये पूरा कर लेते हैं एक बार। तो मैं आपको वही बता रहा था यहाँ पर कि कितनी छूट देती थी, यहाँ पर बराबर होती थी और अतिरिक्त ऊर्जा यहाँ तक अपन ने क्लियर कर लिया था। डन। नेक्स्ट आपके और आता है तो एसी अल्टरनेटिंग परिपथों में प्रायोगिक तौर पर, प्रैक्टिकल ही तौर पर ओल्टता धारा के विपरीत होती है। ध्यान रखना, प्रैक्टिकल तौर पर ओल्टता धारा के विपरीत होती है। अर्थात यूं कहे कि वोल्टेज जो है धारा के क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। ये स्टेप लागू होती है प्रायोगिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा। ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे ट्रांसफार्मर में ये चीज होती है। अच्छा, डीसी परिपथों में ओल्टता धारा की क्या होती है, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। अर्थात ओम व किरचॉफ के नियमों का पालन करती है। ये बात आपको क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए मैं आगे लेता हूँ, यहाँ से ही ये मिटा देता हूँ पहले, ले लीजिएगा और इससे आगे लेता हूँ। तो यहाँ तक आपको मैंने सारी चीजें बताई, आपके समझ में आई कि नहीं आई, बोलो दोस्तों, आई कि नहीं? ये सारी की सारी चीज जो आपको मैंने यहाँ बताई तो समझ में आई कि नहीं? तो ये आपको जो है मैंने यहाँ जो सारे के सारा जो पीडीएफ था, जितना भी सारा, ये सारा मैंने यहाँ डाला है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उससे लेकर के आप एक बार इसका जो है पीडीएफ बढ़िया से लेकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उतार लेना है। तो यहाँ जो है आपको मैंने सारा का सारा ये चीज़ बताई है, और यहाँ ये सारी की सारी चीज़ आपको फिर बताता हूँ एक बार कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ऑफ यहाँ पर जो है कंसेप्ट बता रहे हैं उसके, और उसमें सारा का सारा लिखा है। तो लगभग आपको अभी मैंने यहाँ पर 100 से 200 सवाल के लगभग यहाँ बताए हैं, और उसमें आप कहोगे कि सर इंटू 5 करें तो वो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ 4-5 जो है जो भी करना चाहिए कर सकते हो। तो इस तरह से जो है यहाँ छोटे छोटे सवालों का जो बीच बीच में मैंने समझाया, तो आपके लगभग 100-200-500 सवालों का समाहित होता है प्रत्येक चैप्टर से, इस तरह से। तो यहाँ एक चैप्टर मैंने क्लियर किया, आपको पूरे चैप्टर में क्रमबद्ध रूप से कराऊंगा, लेकिन इसके लिए रोजाना आप इसको शेयर करना, रोजाना ही मिलेगा, आप अपडेट रहना, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन कर लेना नए दोस्त, ठीक है ना। हाँ, आपको कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं, बस सफलता आपके नज़दीक है, बस इसको पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मैं आपको बहुत सपोर्ट करूँगा। खासतौर से नए जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, कम पढ़े हैं उनके लिए, अगर ज़्यादा पढ़े उनके लिए तो ही से, लेकिन जो कम पढ़े हैं उनके लिए और ज़्यादा सपोर्टेबल, रामबाण से भी ज़्यादा ये कार्य करेगी। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही शानदार जो ये चीज़ लेकर आया हूँ, किसी तरह की कोई भी रामबाण या फिर आपको जो है ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। ये ऑलरेडी जो है उसका कारगर इलाज है, जो कि आपके लिए जो है बहुत ही साबित होगी,
शानदार। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि ज़िंदगी में किसी को भी अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और जो आपके जीवन में जितने भी लोग आपको हँसते-खेलते दिखाई देते हैं कि यार इनके तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो मुस्कुरा रहा होगा उसने भी दर्द को पाला होगा, जो चल रहा होगा उसके पाँव में भी छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता, और जो चलेगा उसके पाँव में ज़रूर छाला होगा, अर्थात उसके दिए में भी उजाला होगा। यही बात आपको बताई, तो उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई। अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिएगा। लीजिए, शेयर कर दीजिएगा, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा। सब तक पूरा मैसेज पहुँचना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। ये बात आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। उम्मीद है मेरी बात को आप इतना सा ज़रूर फॉलो करोगे। फिर मिलाऊँगा इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।